नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम बात करते हैं यूपी ट्रिपल एस सी PET 2022 के प्रैक्टिस सेट की। तो दोस्तों यहाँ पे टोटल 100 क्वेश्चन दिए गए हैं। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, अतरंजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल कहाँ स्थित है। दोस्तों इसका आंसर आप बताइए, अतरंजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल कहाँ पे है। तो चलिए इसका आंसर लगाते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। दोस्तों अतरंजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल उत्तर प्रदेश के, अगर हम बात करते हैं किस ज़िले में है, तो ये एटा ज़िले में है। उत्तर प्रदेश के एटा ज़िले में अतरंजी पुरातात्विक स्थल स्थित है। दोस्तों अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किसमें किया गया है। बताइए आंसर। राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किसमें किया गया है। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन सी, ऐत्रेय ब्राह्मण में। ऐत्रेय ब्राह्मण में राज्याभिषेक समारोह का विवरण किया गया है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया। चलिए आंसर बताइए आप लोग, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया। इसका आंसर है ऑप्शन सी, सारनाथ में। दोस्तों सारनाथ में गौतम बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश दिया। उपदेश, सारनाथ का पुराना नाम क्या है। तो सारनाथ का देखिए दोस्तों, सारनाथ का पुराना नाम ऋषि पत्तन है। क्या है सारनाथ का पुराना नाम, ऋषि पत्तन। अगर कभी पूछा जाए कि सारनाथ का पुराना नाम क्या है तो आप याद रखिएगा ऋषि पत्तन है। और दोस्तों उपदेश को क्या बोला गया है, उपदेश को बोला गया धर्मचक्र प्रवर्तन। उपदेश को क्या बोला गया, धर्मचक्र प्रवर्तन बोला गया है। ठीक है। तो दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। दोस्तों इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, औरंगजेब ने। औरंगजेब ने लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण करवाया था। अब लाहौर कहाँ पे है, लाहौर पाकिस्तान प्रांत में स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान मुग़ल सम्राट कौन था। चलिए आप लोग इसका आंसर बताइए। 1857 के विद्रोह के दौरान मुग़ल सम्राट कौन था। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बहादुर शाह सेकंड, बहादुर शाह जफ़र द्वितीय। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुना गया प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था। बताइए दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। बताइए जल्दी से आंसर आप लोग। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। दोस्तों जो इसमें घटनाएं पहले हुई थी वो आपको पहले लगाना है, जो बाद में हुई थी वो बाद में। कौन सी घटना कौन से सन में हुई थी, चलिए डिस्कस करते हैं। दोस्तों चंपारण जो सत्याग्रह हुआ था ये गांधी जी के द्वारा हुआ था 1917 में। ठीक है। बंगाल विभाजन की बात करते हैं। बंगाल विभाजन आपका हुआ था 1905 ईस्वी में। जलियांवाला बाग हत्याकांड आप सभी को पता है, यह हुआ था 1919 में। तो दोस्तों सबसे पहले बंगाल विभाजन हुआ था जो कि हुआ था 1905 में, ऑप्शन नंबर 2, और उसके बाद ऑप्शन नंबर 1 और फिर 3। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बंगाल विभाजन पहले, उसके बाद चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 में हुआ था, फिर लास्ट में जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रथम महासचिव निम्नलिखित में से कौन थे।
आंसर बताइए। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एनजी रंगा। एनजी रंगा अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रथम महासचिव थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी जी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? तो आप सभी को इसका आंसर पता होगा, जल्दी से इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपति कहकर संबोधित किया था। और ये किस रेडियो से किया था? आज़ाद हिंद नामक रेडियो से किया था। 6 जुलाई 1944 को इन्होंने संबोधित किया था। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी है? ये भूगोल का क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए। तो जैसा कि आप जानते हैं ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी है। टोटल कितना किलोमीटर सीमा है? 4096.7 किलोमीटर की टोटल सीमा भारत की बांग्लादेश के साथ लगी है। दोस्तों अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? तो जैसा कि आप सभी को पता है नाथुला दर्रा ऑप्शन नंबर डी, भारत में स्थित है। भारत में भी हम कहाँ पे बात करें, भारत में किस राज्य में है? तो भारत में ये सिक्किम राज्य में है। कहाँ पे है? सिक्किम राज्य में नाथुला दर्रा है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राष्ट्रीय उद्यानों और उनके स्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? कौन से राज्य में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, आपको ये आंसर करना है। चलिए, तो जैसा कि आपको पता है जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है ये राजस्थान में ना होकर के ये गुजरात में है। रणथंभौर कहाँ पे है? रणथंभौर राजस्थान में है। काबुल लामजाओ कहाँ है? काबुल लामजाओ मणिपुर में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ये सही मिलान है इसका। काबुल लामजाओ जो राष्ट्रीय उद्यान है वो मणिपुर में है, और जो साइलेंट वैली है वो कर्नाटक में ना होकर के केरल राज्य में है। ठीक है दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम है? मतलब सबसे पास सूर्य के कौन सा है, उसके दूर कौन सा है, उसके बाद और सबसे लास्ट में कौन सा सबसे दूर है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले सूर्य के सबसे नज़दीक बुध है, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल के बाद बात करते हैं बृहस्पति, शनि, अरुण, और सबसे लास्ट में कौन सा है? सबसे लास्ट में वरुण है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें। 90 ईस्ट रीच कहाँ स्थित है? 90 ईस्ट रीच कहाँ स्थित है, बताइए दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिंद महासागर में 90 ईस्ट रीच स्थित है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? जल्दी से आंसर बताइए आप लोग। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र का जब सह अस्तित्व होता है तब वो अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र का जब सह अस्तित्व होता है यह व्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष कौन हैं? ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, बताइए दोस्तों, अभी अपडेट हुआ है। तो दोस्तों सेबी के वर्तमान अध्यक्ष हैं ऑप्शन नंबर डी, माधवी पुरी बुच। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। उद्योग किस पंचवर्षीय योजना में विकसित हुआ? दोस्तों हमारी पंचवर्षीय योजना चली थी 5 वर्षों की, तो उसमें उद्योग में सबसे ज़्यादा बल कौन सी पंचवर्षीय योजना में मिला था? तो इसका ऑप्शन बताइए जल्दी से दोस्तों। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। अगर बाई चांस पूछा जाए कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक स्टार्ट हुई, तो 1956 से 1961 तक। और सबसे महत्वपूर्ण ये किस मॉडल पे आधारित थी? तो ये पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित थी। याद रखिएगा आप लोग, पीसी महालनोबिस।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? बताइए। हरित क्रांति का जनक, विश्व में हरित क्रांति के जो जनक हैं, ऑप्शन नंबर डी, नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। अगर हम भारत की बात करते हैं, तो भारत की बात जब करते हैं तो भारत में क्या हरित क्रांति के जनक किसे बोलते हैं? MS स्वामीनाथन जी को बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। कौन से बैंक सबसे पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? कौन से बैंक को पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब इसका नाम पड़ा? 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम पड़ा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के से। दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, क्वेश्चन सही से पढ़िएगा। इसमें पहले पूछा जा रहा है कि संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष, स्थायी नहीं अस्थायी अध्यक्ष। तो जैसा कि आपको पता है, ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इनको कब बनाया गया था? इनको बनाया गया था 9 दिसंबर 1946 में। इनको पहला अध्यक्ष बनाया गया था, जो कि अस्थायी थे। इसके बाद 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद जी को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय संविधान के निम्न में से किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? बताइए दोस्तों, मौलिक अधिकार हमारे संविधान के किस भाग में है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 3। भाग 3 में हमारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं। टोटल कितने मौलिक अधिकार हैं? टोटल 6 मौलिक अधिकार हैं, जो कि अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक हैं? 12 से 35 तक इसका वर्णन किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। अनुच्छेद समान नागरिक संहिता, बताइए इसका आंसर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 44। 44 में समान नागरिक संहिता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं। भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? चलिए इसका आंसर बताइए। वित्त आयोग की नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति। दोस्तों, अभी 15वां वित्त आयोग चल रहा है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? NK सिंह। इसको भी याद रखिएगा आप लोग। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया है? दोस्तों, 73वें जो संविधान संशोधन हुआ था, उसमें भारतीय संविधान का कौन सा भाग जोड़ा गया है? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, भाग 9 जोड़ा गया है। जो 73वां संविधान हुआ था संशोधन, 73वां संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था? 1992 में। और भाग जो 9 है, 9 को क्या बोलते हैं? पंचायत। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। पारसेक किसकी इकाई है? पारसेक किसकी एक इकाई है? दोस्तों, इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, पारसेक जो है दूरी की इकाई होती है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। एक सीधी सड़क पर कार की गति किस गति का उदाहरण है? एक सीधी सड़क पर कार की गति किस गति का उदाहरण है? दोस्तों, जब कोई ऑब्जेक्ट सीधी सड़क पे गति करेगा तो वह ऑप्शन नंबर सी, रेखीय गति होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। एक तत्व के समस्थानिकों में होते हैं। दोस्तों, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, समस्थानिक मतलब समान स्थान, जिसमें परमाणु क्रमांक समान हो जाएगा और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो जाएगी। द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होने के कारण न्यूट्रॉनों की संख्या
भिन्न भिन्न इसमें हो जाएगी। तो इसमें ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोग काफ़ी ज़्यादा इसको गलत कर देते हैं। तो चलिए बताइए आनुवांशिकी के जनक किसे कहते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेंडल। मेंडल को आनुवांशिकी का जनक बोला जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, AB पॉजिटिव को सर्वग्राही कहा जाता है, जबकि O पॉजिटिव को सर्वदाता कहते हैं। किसको? O पॉजिटिव को सर्वदाता कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन मैथ के स्टार्ट होंगे। चलिए बात करते हैं मैथ के क्वेश्चन से। दोस्तों ये देखिए मैथ का क्वेश्चन दिया गया है, इसको आप देख के अंदाज़ा लगाइए किस चीज़ का फार्मूला है। ये 775 दिया है, नीचे 77.5 दिया है। तो दोस्तों इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम बात करेंगे, इसमें से हम 1000 चलिए एक मिनट दोस्तों, सही से काम नहीं कर रहा है मार्कर। इसमें हम 1000 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे एक यहाँ पॉइंट लग जाएगा, एक 77 पॉइंट यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, एक यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। और दोस्तों ये प्लस का है तो एक यहाँ पे पॉइंट लगेगा, एक यहाँ पे पॉइंट, एक यहाँ पे पॉइंट, ये 22.5 के पास पॉइंट लग जाएगा। तो ऊपर की संख्या और नीचे की संख्या लगभग समान आ जाती है। तो ये देखिए ऊपर एक फार्मूला बन जाता है, ध्यान से देखिएगा, A³ प्लस B³ का ऊपर एक फार्मूला बन जाता है। ठीक है, और नीचे क्या दिया, नीचे कौन सा फार्मूला बन रहा है, नीचे A² प्लस B² माइनस AB फॉर्म में नीचे दिया गया है। तो दोस्तों A³ प्लस B³ का फार्मूला क्या होगा, एक ब्रैकेट में A प्लस B, दूसरे में A² प्लस B² माइनस AB, ये दिया है। और नीचे दोस्तों क्या आ जाएगा, नीचे ये आ जाएगा A² प्लस B² माइनस AB। दोस्तों ये इससे ये कट जाएगा, क्या बचा, केवल A प्लस B। तो A प्लस B क्या होगा, A की जगह 77.5 और B की जगह प्लस B की जगह 22.5। तो और ये 1000, ये यहाँ पे जो 1000 है, 1000 तो रहेगा ही रहेगा, यहाँ पे 1000 रहेगा ही रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये दोनों 100 हो जाएगा, और बाकी 1000 से गुणा जब कर देंगे तो 1000 ये यहाँ का यहाँ रहेगा, प्लस 100 यहाँ पे रहेगा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 1 के आगे कितने जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो हैं। ये ऑप्शन नंबर बी हो, ये ऑप्शन नंबर किस में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में पहले 15% की वृद्धि की जाती है, फिर 15% की कमी होती है, तो इसका जो परिणाम होता है 782 होगा। यदि उसी संख्या में पहले 25% की कमी हो, फिर 25% की वृद्धि हो और फिर से 20% की कमी हो, तो परिणामी संख्या ज्ञात करिए। चलिए दोस्तों इसका सॉल्यूशन देखते हैं। दोस्तों ये कह रहा है किसी संख्या में पहले 15% की वृद्धि होती है और फिर 15% की कमी होती है, तो इसका जो परिणाम होगा 782 होगा। देखिए माना वो संख्या x है, ठीक है, x में 15% की वृद्धि हो गई, कितना हो गया, 115/100। अब इसमें क्या होगा, ये 15% की कमी शो कर रहा है, तो 15% की कमी 85/100 कितना आ जाएगा, ये इसका परिणाम कितना दिया, 782। ये किसके बराबर है, 782 के बराबर है। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे, इसको 5 से काटिएगा तो कट पिट के जो x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आएगी 800। आप सॉल्व कर लीजिएगा, मैं ऐसे बता रहा हूँ, x की वैल्यू 700 आएगी।
उसके बाद क्या बोल रहा है, उसी संख्या में पहले 25% की कमी हो और फिर 25% की वृद्धि हो और फिर 20% की कमी हो तो परिणामी संख्या ज्ञात करिए। ठीक है दोस्तों, चलिए लगाते हैं। क्या बता रहा है, उसी संख्या में पहले 25% की कमी हो। 800 है, 800 में 25% की कमी माना संख्या x, x में 25% की कमी कितना है, 75/100। और क्या कह रहा है, उसी संख्या में फिर 25% की वृद्धि हो, 125/100। फिर 20% की कमी हो, 80/100। टोटल ये कितना आंसर आएगा, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा 600। सॉल्व कर लीजिएगा, इसमें आंसर आएगा 600। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी 600। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33 सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों सॉल्व किया जाए क्वेश्चन नंबर 33। दोस्तों जैसा कि आपको पता है ये कोई फार्मूला बन रहा है, ठीक है, ये दोनों फार्मूला मिला करके एक कोई फार्मूला बन रहा है। ये पूरा देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, देखिए ये यहाँ पे है a प्लस बी स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये एक फार्मूला बन रहा है। तो ये फार्मूला क्या होगा, और नीचे क्या है, ये देखिए ये है a स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऊपर वाला फार्मूला क्या होता है, ऊपर वाला फार्मूला होता है दोस्तों 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे क्या है दोस्तों, नीचे पहले से ही a स्क्वायर और बी स्क्वायर है। ठीक है, तो ये कट जाएगा, आंसर क्या बचेगा, आंसर केवल 2 बचेगा। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। सैंतीस सही 1/2% को निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न अभिव्यक्ति करती है। तो 37 सही 1/2 जो कि प्रतिशत में दिया है, इसको हम भिन्न में चेंज करेंगे। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कैसे चेंज करेंगे। दोस्तों 37 सही 1/2% है, तो इसको चलिए भिन्न में चेंज करते हैं। तो 37 दूना 74, 74 प्लस 1 75, तो ये 75/2। और परसेंटेज को क्या लिखते हैं, 1/100। तो 25 तिहाई 75 और 25 चौको 100, क्या हो जाएगा 3, और नीचे 2 और 4 का गुणा हो जाएगा 8। तो इसका ऑप्शन नंबर भी 3/8 आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 9:10 था। अब से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 12:13 होगा। सी की वर्तमान आयु क्या है यदि उसकी आयु ए से 6 वर्ष अधिक है। तो सी की आयु किससे अधिक है, 6 वर्ष अधिक है। तो चलिए पहले ए की वैल्यू ज्ञात करते हैं, ए की आयु क्या है देखते हैं। 8 वर्ष पहले कितनी आयु थी, माना 8 वर्ष पहले कितनी है, 8 वर्ष पहले ए की माना कितनी है और बी की, ए की माना 9x है 8 वर्ष पहले, इसमें दिया ना 8 वर्ष पहले अनुपात इतना है, तो बी की हो जाएगी 10x। अब कितनी है, जबकि 8 वर्ष पहले 9x और 10x थी, तो अब कितनी है, तो अब 8 वर्ष ज़्यादा होगी। तो देखते हैं 9x प्लस 8 हो जाएगी, और इसकी भी 8 साल बढ़ जाएगी, 10x प्लस 8 यहाँ पे लिख देते हैं, हो जाएगी। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात इतना होगा। 4 वर्ष अब की तो ये है, 4 वर्ष बाद कितना होगा, तो 4 साल और जोड़ देंगे। तो इधर देखते सॉल्व करते 4 वर्ष बाद कितना होगा, ए की और बी की। ए की देखिए इसमें 9x प्लस 8 है, तो यहाँ पे 4 साल बाद कितनी हो जाएगी, 9x प्लस 8 में 4 जोड़ देंगे 12 हो जाएगी, और यहाँ पे कितनी होगी 10x प्लस 12। ठीक है,
इसमें अनुपात दिया है, कितना दिया है, अनुपात दिया है आपका 12:13। चलिए अनुपात की बात करते हैं। 9x + 12 अनुपात 10x + 12, 12:13 दिया है। तो दोस्तों इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो हमारी x की वैल्यू आ जाती है, इसको एक बार बिगाड़ दें, काफ़ी ज़्यादा हो गया है। जो x सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू 4 साल आएगी। तो a की वर्तमान आयु हमने कितनी निकाली थी, 9x + 8 निकाली थी। पहले आप देख लीजिएगा, मैंने तो बिगाड़ दिया है, लेकिन 9x + 8 निकाली थी a की वर्तमान वैल्यू। टोटल कितनी आएगी, x की जगह 4 रख देंगे, 9 चौक 36 और 8 44। तो a की वैल्यू कितनी निकल आई, a की वैल्यू 44। और c की वैल्यू ज्ञात करना है, c की वैल्यू 6 वर्ष a से अधिक है। तो इसमें आप 6 जोड़ देंगे तो आ जाएगी कितनी, 50। ऑप्शन नंबर ए 50 वर्ष c की वैल्यू। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है। हिंदी का क्वेश्चन है, सही से लगाइएगा इसको। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुग्रहित। ये देखिए ग्रहित ऐसे लिखा जाता है। अनु तो सब सही लिख देते हैं, लेकिन गा में जो रा लगता है वो ग्रहित लगता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वीरों का कैसा हो वसंत कविता किसने लिखी है। वीरों का कैसा हो वसंत, ऑप्शन नंबर डी, सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखी है। जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो के लिए एक शब्द है, जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो के लिए एक शब्द है, क्या बोलते हैं इसे, अप्रत्याशित। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अकाल का पर्यायवाची शब्द है, अकाल का पर्यायवाची है दुर्भिक्ष। ठीक है, इसको अन्य नाम इसका क्या है, अकाल, इसको हम दुष्काल बोल देते हैं। ठीक है, दुष्काल बोल देते हैं, उकाल बोल देते हैं, कोई भी ऑप्शन आएगा ये सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। ये दोस्तों इंग्लिश का पैराग्राफ है, इसको आप सही से पढ़िएगा, 2 बार पढ़िएगा तब इसके आंसर आपको देना है। चलिए डायरेक्ट इसको आप धीरे धीरे देखिए, पढ़ लीजिएगा। मैं इसको स्किप करके इसका आंसर नीचे बताता हूँ। आपने पढ़ लिया होगा तो इसका आंसर देखते हैं। 41 क्वेश्चन, पोस्ट रिलेटेड टू विच टॉपिक डज द राइटर वांट टू रिमूव फ्रॉम द फीड। चलिए इसको देखते हैं क्वेश्चन। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फूड। ठीक है, लेखक ने फूड जो शीर्षक संबंधित फेसबुक पोस्ट है उसको अपने भोजन सूची से हटा लिया है, तो इसका ऑप्शन आंसर डी हो जाएगा, फूड। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट हैज़ द राइटर सक्सीड इन डूइंग। देखिए इसमें दोस्तों सारे आपके जो ऑप्शन हैं इसमें मिल जाएंगे, आपके पैसेज में मिल जाएंगे। देखिए कहाँ पे जो ये है ना, राइटर सक्सीड इन डूइंग, देखिए ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन देखिए यहाँ पे मिल गया है। अब इसका आंसर देखते हैं कहाँ पे है। देखिए वहाँ पे हमने जिम वाला ऑप्शन बताया था ना, तो ऑप्शन नंबर सी, अटेंड 30 जिम क्लासेस विदाउट अ ब्रेक। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेज रिलेटेड टू अ चॉकलेट। बताइए इसका आंसर। आंसर नंबर ए, अर्थ लोफ। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। गिव सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। सिनोनिम्स बताइए। अलार्म, अलार्म मतलब क्या होता है, अलार्म मतलब चेतावनी या फिर कोई खतरे की सूचना देने वाला। तो इसका सिनोनिम्स क्या है, पर्यायवाची शब्द क्या है, इसका पर्यायवाची शब्द ऑप्शन नंबर सी, पैनिक हो जाएगा। पैनिक मतलब भी होता है एक प्रकार की चेतावनी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। गिव एंटोनिम फॉर द फॉलोइंग वर्ड। मतलब आपको एक तरह से एंटोनिम बताना है,
अपोजिट बताना है। कंप्लीट मतलब क्या होता है? कंप्लीट मतलब होता है पूरा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? आधा या अपूर्ण। ऑप्शन नंबर बी पार्शियल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं। 46 में देखिए क्या है, ये दिया है प्रफुल्लित। ठीक है, इसका हो रहा है उदास, एक तरह से अपोजिट है। तो एक तरह से शांत करना, शांत मतलब एक तरह से इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? शांत, कोई चीज़ शांत है और कोई चीज़ भड़क रही है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, एक निश्चित कोड भाषा में यदि मदर को QDGSNL लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में सेहत को किस प्रकार लिखा जाएगा? देखिए दोस्तों, बात करते हैं मदर को, मदर की MOT MOTHER। ठीक है, इसको क्या लिखा जाता है? QDGSNL। ठीक है, तो देखिए ये जो वर्ड है ये यहाँ चला गया और कैसे चला गया? -1 करके। O से माइनस करेंगे तो N बन जाएगा, इसी प्रकार R से जो माइनस करेंगे तो Q बन जाएगा। इसी तरह इसमें सेहत का देखते हैं क्या हो जाएगा। SHEATH। H के पहले क्या आता है? H के पहले आता है G। ठीक है, -1 कर देंगे यहाँ पे। T के पहले क्या आता है? T के पहले आता है S। A के पहले क्या आता है? A के पहले आता है Z। E के पहले क्या आता है? D। H के पहले G और S के पहले R, तो ये आ जाएगा GSZDGR। देखिए ऑप्शन नंबर इसमें ए दिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है, ए इसका सही है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। M की पत्नी N की पुत्रवधू है। P O का पति है जो कि M की बहन है। P का N से क्या संबंध है? चलिए इसका डायग्राम बनाते हैं। M की जो पत्नी है N की पुत्रवधू है। ठीक है, बनाते हैं। मान लीजिए ये M है, M की जो पत्नी है, ठीक है, ये M है, M की कोई पत्नी है। ठीक है, पत्नी को हम देखते हैं, ये इससे बनाते हैं। M की ये पत्नी है, यानी कि ये M पति है, ये इसकी कोई पत्नी है। ठीक है, P O का पति है। जो P है वो किसका पति है? O का पति है। ठीक है, O का पति है, पति को इसमें और ये माइनस में। ठीक है, आगे देखते हैं। जो कि M की बहन है, जो O है ना, वो M की क्या है? बहन है। ठीक है, तो P का N से क्या संबंध है? जो P है ये N का क्या लगा? ठीक है, जब इसकी ये बहन है, O इसकी बहन है, तो यानी कि ये इसकी लड़की हुई, और जो P हुआ N का क्या हुआ? दामाद हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए, P N का दामाद हुआ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। 31 जनवरी 2007 को सप्ताह का कौन सा दिन मनाया जाता है? बताइए। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुधवार। दोस्तों मैं कैलेंडर आपको पढ़ाऊंगा अलग से क्लास लेकर के, तो इसमें फ़िलहाल ऑप्शन आप लगा लीजिए बुधवार। कैलेंडर में अगली क्लास में पढ़ाऊंगा, तो आप पूरा कैलेंडर आसान भाषा में उसको समझ लीजिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी तरह से समान है और एक असमान है। उस असमान शब्द का चयन करिए। 3 इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं वो समान है, एक असमान है, तो ऑप्शन बताइए कौन सा असमान है इसमें से। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माइकोलॉजी, जो कवक विज्ञान है, बाकी 3 से असमान है। ये तीनों जो आ जाएगा, त्वचा, वक्र और हृदय, ये क्या है? मनुष्य से रिलेटेड है, जबकि कवक जो है मनुष्य से रिलेटेड नहीं है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51।
जुलाई 2022 में किस स्वदेशी विमान वाहक पोत के समुद्री परीक्षण का चौथा चरण सफलतापूर्वक पूरा हुआ? देखिए, इसमें बात कर रहे हैं स्वदेशी विमान वाहक पोत की। तो स्वदेशी विमान वाहक पोत हमारा कौन सा है? INS विक्रांत। तो ये जो हमारा है INS विक्रांत का जो निर्माण किया गया है कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड में इसका निर्माण किया गया है। कहाँ पे किया गया है? कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड। इसका अनावरण कौन करेगा? इसका अनावरण प्रधानमंत्री मोदी जी करेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जुलाई 2022 में प्रथम भारत पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में प्रथम भारत पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अग्रदूत समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित होता है? जो अग्रदूत समाचार पत्र है ऑप्शन नंबर बी, असमिया भाषा में प्रकाशित होता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1995 में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जुलाई 2022 में रक्षा मंत्रालय ने निजी क्षेत्र के 3 बैंकों को विदेशी खरीद में वित्तीय सेवाएं प्रदान करने की मंजूरी प्रदान की है। विकल्प में से कौन से बैंक इन तीनों बैंकों में शामिल नहीं है? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, कोटक महिंद्रा बैंक। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जुलाई 2022 में कौन सा महाराष्ट्र विधानसभा के नए अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं? ऑप्शन बताइए। इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, राहुल नार्वेकर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जून 2022 में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो दोस्तों, जो 2022 जून में जारी जो वैश्विक शांति सूचकांक है उसमें भारत की जो रैंकिंग है 135 नंबर पे, 135वें नंबर पे। अगर हम बात करते हैं पहले नंबर पे कौन सा? आइसलैंड है। ठीक है, और बात करते हैं लास्ट बोले तो 163 नंबर पे कौन है? 163 नंबर पे है अफ़गानिस्तान, सबसे लास्ट। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मार्च 2022 में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया ऑप्शन नंबर ए, दुबई में। इसकी थीम क्या थी? थीम थी शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जून 2022 में किस राज्य में सुरक्षा मित्र योजना शुरू की गई? सुरक्षा मित्र योजना ऑप्शन नंबर डी, केरल में शुरू की गई। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। टाइम कुछ ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा सा स्पीड में लेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा घोषित स्वदेशी टीबी संक्रमण त्वचा परीक्षण का नाम क्या है? तो इसका नाम है ऑप्शन नंबर बी, CTB। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। म्यांमार की मुद्रा क्या है? दोस्तों, म्यांमार की मुद्रा ऑप्शन नंबर सी है, म्यांमार क्यात। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। घुमरा लोक नृत्य है। दोस्तों, घुमरा कहाँ का लोक नृत्य है? घुमरा है ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा का है। यहाँ घूमर नहीं है, घूमर की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे अगर घूमर की बात करेंगे, घूमर जो लोक नृत्य है वो राजस्थान का है। यहाँ पे है घुमरा। घुमरा जबकि कहाँ का होगा? उड़ीसा का होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कालिम्पोंग हिल स्टेशन कहाँ स्थित है? बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। भारत में कितने राज्य स्थित हैं? चलिए, इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, भारत में 28 राज्य स्थित हैं, जो कि कब से इसका लागू हुआ? 26 जनवरी 2020 से लागू हुआ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत का जो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? आंसर बताइए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में।
ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सार्क का सचिवालय कहाँ स्थित है? जो सार्क का सचिवालय है, मतलब इसका हेडक्वार्टर है, कहाँ स्थित है? काठमांडू में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जुलाई 2022 में फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता? चलिए बात करते हैं किसने जीता है। सिनी शेट्टी जी ने जीता है फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, 29 जून को, ठीक है। जहाँ समझाने वाला होगा वहाँ मैं समझाऊंगा, और जहाँ केवल ऑप्शन देने वाला होगा मैं ऑप्शन दे के आगे बढ़ जाऊंगा। जहाँ जैसे आपका मैथ वगैरह है उसमें समझाने का वो रहता है तो मैं उसमें आराम से पूरा टाइम दूंगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पुस्तक नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स इन द BCCI किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, विनोद राय द्वारा लिखी गई है। अगले क्वेश्चन। जून 2022 में कौन सा टेनिस खिलाड़ी सभी चारों ग्रैंड स्लैम में 80 या उससे अधिक मैच जीतने वाला पहला पुरुष खिलाड़ी बन गया है? आंसर बताइए जल्दी से आप लोग। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए अभी बता ही देता हूँ, आप लोग पता नहीं बताएं कि ना बताएं। ऑप्शन नंबर बी, नोवाक जोकोविक, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये दोस्तों हिंदी का गद्यांश दिया है, इसको आप पढ़िएगा और पढ़ने के बाद इसके देखते हैं क्वेश्चन आंसर। ध्यान से पढ़िएगा, 2-2 3-3 बार पढ़िएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय जो शब्द के अंत में लगाया जाता है, ठीक है। तो घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन नंबर ए, अक्कड़ प्रत्यय है, ठीक है। अगला क्वेश्चन। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था वैशाली, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन। स्वच्छंद में कौन सी संधि है? स्वच्छंद में ऑप्शन नंबर बी, व्यंजन संधि है, ठीक है। इसका संधि विच्छेद देखते हैं। स्व प्लस छंद, जैसा कि आपको पता चल रहा है इसमें कहीं स्वर का यूज नहीं हो रहा है, ये व्यंजन है, ये व्यंजन है, इसलिए यहाँ पे व्यंजन संधि है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? मतलब ज्ञान की जब प्राप्त की तब उनकी अवस्था कितनी थी? ऑप्शन नंबर डी, 35 वर्ष, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? चलिए बताइए जल्दी से आप लोग। दोस्तों श्रुति धर्म का अर्थ है ऑप्शन नंबर बी, वैदिक धर्म, ठीक है। चलिए अगला, ये गद्यांश से आप लोग इसको पढ़िएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। शून्य के बारे में कौन सा वाक्य सही है? ऑप्शन नंबर बी, जैसा कि ऊपर गद्यांश पे दिया था, शून्य प्रकृति प्रदत्त नहीं है, मतलब प्रकृति द्वारा नहीं है, तो यानी कि ये मानव जनित आविष्कार है। शून्य का आविष्कार मानव ने किया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। संख्याओं के संदर्भ में कौन सी अवधारणा समझानी सबसे कठिन है? शून्य 1 से छोटा है ये समझाना ऑप्शन नंबर सी सबसे ज़्यादा कठिन है। क्वेश्चन नंबर 78 की बात करते हैं। विश्व में किसने सबसे पहल शून्य को संख्या के रूप में मान्यता दी? सबसे पहले शून्य को संख्या के रूप में मान्यता किसने दी? ऑप्शन नंबर सी, भारत ने दी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। शून्य एक ही समय में एक अमूर्त विचार और एक वास्तविकता है का आशय क्या है? मतलब एक ही समय में एक अमूर्त विचार है, मतलब यह दिखाई नहीं देता, और एक वास्तविकता है, लेकिन इसका वास्तविकता मतलब इसका अस्तित्व है, वास्तविक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यह दिखाई नहीं देता परंतु इसका अस्तित्व है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। शून्य की अवधारणा आने पर भी मनुष्य ने इसे बहुत समय तक संख्या क्यों नहीं समझा होगा?
ऑप्शन नंबर ए, मूर्त चीज़ों से शून्य की संबद्धता का ना होना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए एक मैथ का एक बार ग्राफ दिया गया है, ठीक है, जिसमें से क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया रेखा आलेख वर्ष 2010 से 15 तक दो ऑटोमोबाइल कंपनी ए और बी द्वारा निर्मित वाहनों की संख्या हज़ारों में जो कि हैं, ठीक है, निरूपित करता है। ठीक है, अब इसके बाद इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन का आंसर बताइए। ये जो है देखिए, ये जो डॉटेड वाला है, ठीक है, ये संख्या ए है और ये संख्या बी है। ठीक है, ये जो डॉटेड वाला है ये संख्या ए है और ये जो ऊपर है मेन लाइन ये संख्या बी है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। यदि 2011 से 2014 के दौरान कंपनी बी द्वारा निर्मित वाहनों की औसत संख्या में 2009 में कंपनी ए द्वारा निर्मित वाहनों की संख्या की तुलना में 24% वृद्धि हुई है, तो कंपनी ए ने वर्ष 2009 में कितने वाहनों का निर्माण किया है। चलिए इसका आंसर क्या होगा। जो 2000 देखिए ऊपर ग्राफ में देखिएगा, मैं PDF डाल दूंगा, आप लोग डाउनलोड करके देखिएगा। 2011 से 14 के बीच में जो कंपनी बी का जो औसत है देखिएगा 270 प्लस 250 प्लस 289 प्लस 310 बटा ये 4 इसका औसत निकल जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इधर मैं लिख देता हूँ 124 यूनिट क्या हो जाएगा 279.5। इसका जब औसत निकालेंगे कितना आ जाएगा 279.5 आएगा। ठीक है, एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 279.5 अपॉन 124। ठीक है, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 यूनिट की वैल्यू इसमें 100 से गुणा कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, 100 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी, सॉल्व कर लीजिएगा, 100 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 225.6। आंसर नंबर ए 225.6। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वर्ष 2010, 12, 14, 15 के लिए ए और बी कंपनी के वाहनों की औसत संख्या के बीच अंतर क्या है। सबसे पहले कंपनी ए का निकाल देंगे। ठीक है, 2010, 12, 14 और क्या नाम है 2015। ठीक है, वाहनों में औसत निकाल के और दोनों का अंतर निकाल लेंगे। ठीक है, अंतर कितना आएगा, जब औसत दोनों का निकालने के बाद इसका अंतर निकालेंगे। ऑप्शन नंबर ए 46.25। ठीक है, अगला क्वेश्चन। 2010 से 2015 के दौरान कंपनी ए द्वारा निर्मित वाहनों का औसत मूल्य कंपनी बी द्वारा निर्मित वाहनों के औसत मूल्य से कितना अधिक है। इसका देखिए ग्राफ वाला हम सब आपको बाद में पढ़ा देंगे एक अलग से क्लास लेकर के। फिलहाल इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 2011 से 2012 तक कंपनी ए द्वारा निर्मित वाहनों की औसत संख्या। ठीक है, 2014 से 2015 तक कंपनी बी द्वारा निर्मित वाहनों की औसत संख्या का अनुपात कितना होगा। ठीक है, पहले औसत संख्या किसकी निकालेंगे, ए की निकाल लेंगे। सभी को जोड़ने के बाद जितनी संख्या है उससे डिवाइड कर लेंगे, ए की निकल आएगी। बी की कैसे निकालेंगे, 2014 से 15 तक बी की निकाल लेंगे और डिवाइड बाई 2 औसत निकल आएगी। ठीक है, और उन दोनों का औसत कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी 221 अनुपात 313। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वर्ष 2015 में कंपनी ए द्वारा निर्मित वाहनों की संख्या उसी वर्ष कंपनी बी द्वारा निर्मित वाहनों की संख्या का कितना % कम है। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं। तीन कंपनी ए बी सी की वर्ष 1993 से लेकर के 1999 तक की गई बिक्री को निम्नलिखित चित्र में दर्शाया गया है। ठीक है, देखते हैं। जो ये वाली लाइन है आपकी, ये वाली, ये कंपनी ए की है। ठीक है, ये देख रहे हैं कंपनी ए। ये वाली जो लाइन है कंपनी बी की है, यहाँ पे देखिए इस तरह की। और जो ये ट्रायंगल वाली है ये सी की है, ये जो ट्रायंगल वाली है ये सी की है। ठीक है, ये आपने ग्राफ देख लिया, 1993 से लेकर के 1999 तक है। चलिए आगे इसका क्वेश्चन देखते हैं। 1993 में तीन कंपनियों की औसत बिक्री और 1998 में औसत बिक्री के बीच में कितना अंतर है।
जो तीनों कंपनी है, तीनों जो कंपनी है 1993 का औसत निकालेंगे। 1993 में इसकी औसत बिक्री कितनी हुई, ठीक है, तीनों कंपनी औसत बिक्री बटे 3, ठीक है। उसके बाद 1998 में औसत बिक्री कितनी हुई, ठीक है, तीनों कंपनी का औसत बिक्री बटे 3, ठीक है। उसके बीच में अंतर कितना है, तो इनका अंतर निकाल लेंगे कितना अंतर हुआ, ठीक है। चलिए, इसका अंतर जब निकालेंगे तो इसका अंतर हुआ ऑप्शन नंबर सी 20, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किस वर्ष में कंपनी ए और बी के बिक्री के बीच अंतर न्यूनतम था, ठीक है। ग्राफ से देखेंगे अंतर सबसे ज़्यादा न्यूनतम किस में था, 1996 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88, कंपनी बी के लिए दी गई अवधि के दौरान औसत सालाना बिक्री का कंपनी सी की औसत सालाना बिक्री के लगभग कितना % है। ऑप्शन नंबर डी। कंपनी बी की बिक्री में अधिकतम प्रतिशत वृद्धि किस वर्ष हुई, तो सबसे ज़्यादा देखेंगे ग्राफ किस वर्ष हमारा उठा है, तो हम देखेंगे 1994 में। पहले आप ग्राफ देखिए 1994 में कितना है, लगभग यहाँ पे 50% वृद्धि कंपनी बी की बिक्री में वृद्धि हुई है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। वर्ष 1996 में कंपनी सी की बिक्री और वर्ष 1998 में कंपनी बी की बिक्री का अंतर क्या है, तो सबसे पहले 1996 में सी की बिक्री देखेंगे, ठीक है, फिर 1998 में बी की बिक्री देखेंगे, ठीक है। उन दोनों का अंतर देखेंगे कितना है। जैसे ग्राफ में देखिए 1996 में जो सी की बिक्री हुई है कितनी है, 60, ठीक है। और 1998 में हम देखेंगे ये बी की बिक्री कितनी हुई है, ये 80 हुई है, ठीक है। ग्राफ में देखिएगा तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, अंतर है इसका 20, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दी गई तालिका का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें, ठीक है। तालिका क्या है, 2018 से पहले 6 महीनों के दौरान ए बी सी डी और ई के डीलरों द्वारा बेची गई कारों की संख्या प्रदर्शित की गई। ये 2018 का डेटा दिया गया, ठीक है। पहले जो 6 माह हैं उनका डेटा है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ठीक है। कंपनी डीलर कौन है, ए बी सी डी ई, ठीक है, ये डीलर है, इनका विवरण दिया गया है। चलिए आगे बात करते हैं। फरवरी, अप्रैल और मई में डीलर सी द्वारा बेची गई कार का औसत संख्या जनवरी में डीलर ई द्वारा बेची गई कारों की संख्या से कितना अधिक है। तो सबसे पहले हम सी का औसत निकालेंगे। फरवरी, अप्रैल और मई में जो इसने बेचा है, फरवरी में 635, ठीक है, आप इसमें देखिएगा, ठीक है, 635। और मार्च में सी ने कितना बेचा है, 540, ठीक है। और मई में कितना बेचा है, 625। इसका औसत कितना हुआ, 3, ठीक है। औसत की बात करेंगे, इसका औसत हो जाएगा 600। ई द्वारा जनवरी में ई ने कितना बेचा है, ई ने बेचा है 548, ये ई ने बेचा है, तो टोटल इसका अंतर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 52, 600 और 548, ऑप्शन नंबर बी 52। आगे बात करते हैं। अप्रैल में डीलर बी और ई द्वारा बेची गई कारों की कुल संख्या का 80%, फरवरी में डीलर सी और डी के द्वारा बेची गई कारों की संख्या से कितने % कम है। तो अप्रैल में डीलर, ठीक है, ये अप्रैल में डीलर बी और ई द्वारा बेची गई संख्या का 80% बी और सी द्वारा, ठीक है। तो कितना हो गया, 580 बेचा इन्होंने और 740, ठीक है। इसका कितना मतलब 80% कितना हुआ, ये हो गया दोनों का टोटल 1320 और इसका 80% कितना हुआ, 1056, ठीक है। आगे क्या कहता है, फरवरी में डीलर सी और डी द्वारा बेची गई कारों की संख्या का कितना % है। फरवरी में डीलर सी और डी द्वारा कितना बेचा गया है, 635 और 645, ठीक है। टोटल कितना है, 1280। कितना कमी आई है, ठीक है, कमी आप देखिएगा, ये 1056 है, ये 1280 है, कमी आई है 224, ठीक है। किससे आई है, 1280 से। इसका परसेंटेज देख लेते हैं कितना है। जब ये काटे पीटेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 17.5।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि जुलाई 2018 में डीलर डी द्वारा कारों की बिक्री उतने ही % बढ़ी है जितनी जून 2018 में पिछले महीनों की तुलना में बढ़ी है, तो जुलाई 2018 में डीलर डी द्वारा बेची गई कारों की संख्या कितनी है। देखिए, अगर आप ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ से इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, 1014। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जनवरी, अप्रैल और जून में डीलर बी द्वारा बेची गई कारों की कुल संख्या और मार्च में डीलर ए और डी द्वारा बेची गई कारों की कुल संख्या का अनुपात ज्ञात करें। तो जो डीलर बी ने बेची है जनवरी, अप्रैल और जून में, ठीक है, कितनी है 600 जनवरी में, अप्रैल में कितनी है 580 और कितनी है 620। ठीक है, कितनी हो गई टोटल 1800 हो गई। ठीक है, अब ये क्या बोलता है, अब ये बोलता है मार्च में डीलर ए और डी द्वारा बेची गई कारों की कुल संख्या का अनुपात। मार्च में डीलर ए और डी ने कितना बेचा। ठीक है, ये कब बेचा, मार्च में। ठीक है, मार्च में बेचा 628 ए ने और 722 बी ने, टोटल कितना हुआ 1350। ठीक है, तो हम अनुपात की बात करते हैं, कितना अनुपात हुआ, तो 1350 अनुपात बात करते हैं इसका 1800 अनुपात 1350 कट करेंगे तो ये कितना अनुपात आ जाएगा, ये अनुपात आ जाएगा आपका 4:3, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगली बात करते हैं। मार्च माह में सभी डीलरों द्वारा बेची गई कारों का औसत क्या है। सभी डीलर ने मार्च में कितनी कार बेची हैं, औसत इसका क्या है देखते हैं। तो औसत की बात करते हैं तो सभी को जोड़ने के बाद जितनी संख्या होगी उससे डिवाइड कर देंगे, औसत निकल आएगा 628 प्लस 635 प्लस 640, ठीक है, प्लस 722 प्लस 720। 5 डीलर है तो 5 से भाग कर देंगे, औसत निकल आएगा। औसत आएगा इसका, आप देख लीजिएगा, जोड़ने के बाद 5 से भाग कर देंगे 669, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित प्रश्न 96 से 100 तालिका में अलग अलग 5 कॉलेजों के विभिन्न विषयों के विद्यार्थियों के प्रतिशत विभाजन को दर्शाया गया है। तालिका का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए, ये कॉलेज है आपके ए बी सी डी ई और ये इसके विषय हैं, विज्ञान, अर्थशास्त्र, गणित और इसे कुल छात्र ये है। ठीक है, आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। कॉलेज बी अर्थशास्त्र के विषय के विद्यार्थियों की संख्या कॉलेज सी के विज्ञान विषय के विद्यार्थियों की संख्या का लगभग कितना % है। ठीक है, बी में क्या है, चलिए हम बात करते हैं। बी में है अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र में टोटल कितने हैं 10,000 विद्यार्थी हैं। ठीक है, 10,000 में कॉलेज बी के कितने हैं 40, निकालते कितना % आएगा, ये आ गया आपका 4,000। ठीक है, ये 2 कट जाएगा, 4,000 आ जाएगा। ठीक है, सी, कॉलेज सी में क्या है विज्ञान। ठीक है, ये विज्ञान में टोटल है 15,000। ठीक है, इसका निकालते हैं, ये कितना आ जाएगा 6,750। ठीक है, अब ये परसेंटेज निकालेंगे 4,000 जो 6,750 का कितना % है, तो जो 4,000 है ये 6,750 का कितना % है। ठीक है, इसको आप निकालेंगे तो ये 59.25 आएगा, तो 59.25 तो दिया ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 59। ठीक है, %। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि सभी कॉलेजों के कुल विद्यार्थियों के आंकड़ों को वृत्त आरेख के रूप में दर्शाया गया है तो कॉलेज ए को दर्शाने वाले त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण का माप। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए इसका आंसर। ठीक है, चलिए बात करते हैं। कुल विद्यार्थी इसमें कितने दिए हैं बताइए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। सभी कॉलेज के विज्ञान विषय के कुल विद्यार्थियों की औसत संख्या कितनी है? ठीक है, विज्ञान विषय में ए में कितने हैं? ए में देखिए औसत ऐसे निकालेंगे 8025/100। आप तालिका देखते रहिएगा। ठीक है, ये कितना आएगा? 2000। ठीक है, 25 चौको 100 4, ये 2000 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह बी का निकालेंगे, सी का निकालेंगे। ठीक है, तो टोटल कितना औसत निकालने का फार्मूला क्या है? ए का जैसे हमने निकाल लिया। ठीक है, बी का निकाला, सी का निकाला, डी और ई का निकालने के बाद आप 5 से भाग दे देंगे तो औसत कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 3748। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99। कॉलेज ए और सी के लिए गणित विषय के विद्यार्थियों का प्रतिशत है। ठीक है, गणित विषय के विद्यार्थियों का प्रतिशत निकालना है। चलिए देखते हैं। गणित विषय ए और सी के लिए कितना है? ए के लिए गणित विषय का है टोटल कितना है? 8000। ठीक है, गणित का कितना है? 40/100 कितना आ गया? 3200। ठीक है, सी के लिए कितना है? कॉलेज सी के लिए टोटल 15000। ठीक है, 35/100 कितना आएगा? 5250। ठीक है, ए और सी दोनों मिलाने के बाद कितना हो जाएगा? इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 8450। ठीक है, तो ए और सी के जो कुल विद्यार्थी हैं, टोटल विद्यार्थी इसमें कितना हो जाएगा? एक तो 8000 टोटल विद्यार्थी हैं। ठीक है, ए में, और सी में कितना है? 15000। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 23000। ठीक है, 23000। ठीक है, तो इसका परसेंटेज निकालेंगे कितना? इसको इससे कर देंगे 8450 को 23000 से परसेंटेज इसका निकालेंगे 100 से, कितना आ जाएगा? 36.7। ऑप्शन नंबर ए 36.7। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कितना आ जाएगा? 36.7। लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कॉलेज बी और सी के अर्थशास्त्र विषय के कुल विद्यार्थियों की संख्या, कॉलेज डी और ई के गणित विषय में कुल विद्यार्थियों की संख्या का अंतर क्या है? ठीक है, बी में क्या है? बी और सी के अर्थशास्त्र। ठीक है, बी और सी के क्या है? अर्थशास्त्र। ठीक है, बी में कितना है? बी में है 10,000। ठीक है, 10,000 का 35% निकालेंगे। ठीक है, ये तो बी का आ गया। प्लस सी का कितना है? 15,000 का 20% निकाल लेंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा? ये 4,000 आ जाएगा। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 3,000 इसका आ जाएगा। ठीक है, टोटल कितना हुआ? टोटल हुआ 7,000। गणित में देखते हैं कितना है। ठीक है, गणित में डी और ई का, डी का देखते कितना है? डी का है 9,000 का 30%। ये तो डी का हो गया। ई का कितना हो गया? प्लस 11,000 का 40%। ठीक है, ये 11,000 का, ये 40 का है, 40%। टोटल कितना हो गया? टोटल इसका हो गया 7100। ठीक है, अब इसमें पूछा क्या गया है? कुल विद्यार्थियों की संख्या का अंतर कितना है? तो 7100 इसमें है, 7100 और 7,000 उसमें है। तो टोटल इसका कितना हो गया? टोटल हो गया 7100 में से 7,000 घटा देंगे तो ऑप्शन नंबर डी 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 100। ठीक है, धन्यवाद मित्रों।